गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? चलिए दोस्तों मिलते हैं। गुड आफ्टरनून भाई। तो क्या चल रहा था हमारी क्लास में? जल्दी से बताओ भाई। अजय कुमार, सुनील कुमार, क्या चल रहा था हमारी क्लास में? लास्ट क्लास कहाँ पर थी हमारी? और क्या स्टार्ट किया था हमने? जल्दी से एक बार कमान, जल्दी फास्ट बता दो। ओके, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? अजय कुमार, सुनील कुमार, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आइए लाइव प्लीज़ सारे लोग। पब्लिक फाइनेंस कंप्लीट, टैक्स। मनोज कुमार सिंह जल्दी बताइए। टैक्सेशन कंप्लीट हो गया, जीएसटी पूरा ख़त्म हो गया हमारा। कहाँ हो सर जी? भाई यहीं पर हूँ। न्यू चैप्टर, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और जल्दी से बस मुझे क्विकली नाम बता दो कौन कौन से हो गए। बस ये बता दो। ओके महेंद्र, जीएसटी कंप्लीट है, ठीक है। जल्दी से मुझे ये बता दो कि क्या मार्केट हो चुका है? मार्केट, बाजार, क्या हमने मार्केट पढ़ लिया अपनी इस क्लास में या नहीं? बस ये बता दो। मार्केट बोले तो यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या मार्केट हो चुका है हमारा? अजय, महेंद्र, सुनील कुमार। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये हमने कर लिया है। यस बिल्कुल। प्रदीप छेत्री, बिल्कुल पुराने वीडियोस भी प्रोवाइड होंगे। मुझे लग रहा था वो लोग कल ही कर देंगे लेकिन नहीं किया। ठीक है, चलिए महेंद्र, मार्केट हो चुका है हमारा। विकास सिंह, तो यस। अजय कुमार, जल्दी से ये बताओ दोस्तों जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अब ये नया ऐप कैसे है और ये यूज़र फ्रेंडली है या नहीं? इसमें आप लोग जल्दी से ईजिली कमेंट कर सकते हैं और ईजिली आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो जल्दी से बताइए। आशीष, अजय कुमार, हर हर महादेव, सत्यप्रकाश सिंह, जल्दी बताइए ये क्या ऐप यूज़र फ्रेंडली है या नहीं? बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली आप लोग बहुत क्वालिटी के साथ वीडियो देख पा रहे होंगे। बीओपी कंप्लीट, ठीक है। हाँ सर, विकास सिंह कह रहे हैं ऐप मस्त है। हर हर महादेव, सत्यप्रकाश सिंह, हर हर महादेव। तो जल्दी से बताइए क्या सही लग रहा है या नहीं लग रहा है भाई? सो स्मूथ, रमेश, यस। आशीष साहू, तो आशीष साहू तो भाई सब लोगों को बता दो पूरे हिंदुस्तान में कि ऐप अपडेट हो चुका है और एक बढ़िया फैंटास्टिक ऐप आ चुका है। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे चैप्टर कर लेते हैं। सर जी, मुखर्जी की कोचिंग ओपन हो रही है या नहीं हो रही है भाई? देर आए पर लाजवाब आए, यस, बहुत बढ़िया, वेरी बेस्ट ऐप। जल्दी से सारे लोग प्ले स्टोर में भी जाके एक बार रिव्यू सेक्शन में रिव्यू दे देना और गुरु दक्षिणा समझ के। तो बाकी हम लोगों ने कोशिश बहुत की है कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें और इसी में एक मुहिम है, राइट। तो थैंक यू सो मच ऋषभ, अजय। अब दोस्तों आप लोग बहुत ईजिली, और आप देखिए वहाँ पे क्वालिटी में चेंज करिए ज़रा सेटिंग वाले बटन पर, तो आप रेजोल्यूशन 144 से लेकर 720 760 जो भी हो तो वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। और अगर किसी के पास 2G का डेटा है तो 2G डेटा पर भी चल सकता है। आशीष साहू बिल्कुल करा देंगे। आज हम लोग, क्या मैंने पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कराया या नहीं कराया ये बताइए। पंकज कुमार, लैपटॉप के लिए फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, आने वाले समय में देखते हैं। विकास सिंह, आप बिल्कुल टेक्निकल टीम से रिप्लाई नहीं देते हैं, जल्दी वो लोग रिप्लाई भी देंगे और काम इतना ज़्यादा है क्या बताएं आपको। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये बता दो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या नहीं? नो। चलिए, तो आज की क्लास बहुत छोटी सी, छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है पॉवर्टी, हिंदी में कहते हैं इसको गरीबी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी और हिंदी में कहते हैं गरीबी। देखते हैं पॉवर्टी क्या होता है और गरीबी किसे कहते हैं। तो यस, डेली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको अलग से भी मिल जाएगी, बस थोड़े दिनों का समय दे दो, 1-2 दिन, राइट। चलिए, तो अब देखते हैं पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी क्या होता है। सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए और चीज़ों को अच्छी तरह समझिए। पॉवर्टी, गरीबी किसे कहते हैं ज़रा देखिए। जैसे
सत्यप्रकाश बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। अब ऐप आ चुकी है, अब सारे नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड होंगे। पॉवर्टी गरीबी का मतलब है दोस्तों एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हु इज नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ his or her life. Any individual who is not able to fulfill the basic needs of his or her life, right? तो बिल्कुल आ रहा होगा यार, क्वालिटी का ऑप्शन आप देखिए। जो पहले वाले वीडियो हैं वो सिर्फ 360 और 720 पे चलेंगे, क्योंकि पहले जो हमारा ऐप चल रहा था जिस वीडियो में, और जो वीडियो चल रहे थे उसमें क्वालिटी का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन आज की क्लास में आ रहा होगा। चलिए पवन प्रणव कुमार, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। चलिए दोस्तों, अब टाइम वेस्ट करे बिना ध्यान से ज़रा समझते हैं और अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए तो फुल स्क्रीन भी होगा भाई, अब बातें नहीं, अब सिर्फ सुन लो चुपचाप। पॉवर्टी का मतलब है एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हु इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज और हर लाइफ। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं गरीब। तो दोस्तों ये टॉपिक हुआ तो नहीं, जल्दी से बता दो यार, ये बच्चे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो अपने आधारभूत आवश्यकताओं, अपने बेसिक नीड्स, भाई ये आधारभूत आवश्यकताओं, बेसिक नीड्स क्या होता है? तो आधारभूत आवश्यकताओं, बेसिक नीड्स का मतलब है कि जैसे फूड, रोटी, क्लोथिंग, कपड़ा, हेल्थ, स्वास्थ्य, शेल्टर, मकान एंड एडुकेशन, शिक्षा, इन्हें हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं बेसिक नीड्स। दोस्तों यदि कोई भी बंदा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, बेसिक नीड्स का मतलब होता है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, यदि कोई भी बंदा इन चीज़ों को पूरा ना कर पाए तो उसे हम कहते हैं पुअर, और उसकी अवस्था को हम लोग कहते हैं पॉवर्टी। तो पॉवर्टी या पॉवर्टी का मतलब है, जो लोग हिंदी में लिखते हैं वो साथ साथ लिखें कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, बोले तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, तो उसे हम कहेंगे पुअर। अब दोस्तों पॉवर्टी को अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए और थोड़ा समझने के लिए दो टाइप्स की पॉवर्टी होती है। एक जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, और हिंदी में कहते हैं सापेक्ष गरीबी। रिलेटिव पॉवर्टी हिंदी में कहते हैं सापेक्ष गरीबी। और दूसरे टाइप की जो पॉवर्टी होती है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। तो अगर हम पॉवर्टी को ज़रा अच्छी तरह समझें तो दो प्रकार की गरीबी होती है, एक सापेक्ष तो दूसरा निरपेक्ष। अब ये रिलेटिव पॉवर्टी क्या है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, ज़रा ध्यान से समझिए। अजय कुमार, आवाज़ मेरी स्लो थी। दोस्तों ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है तो ज़रा देखिए। अब ये इसका रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी से क्या मतलब है ज़रा समझिए। व्हाट इज़ सापेक्ष और व्हाट इज़ निरपेक्ष? तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है, सापेक्ष गरीबी का मतलब है जब हम गरीबी का आकलन करें विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। दोस्तों जब हम कंपैरिजन करके, ध्यान से इसकी परिभाषा समझना, जब हम कंपैरिजन करके मतलब तुलना करके गरीबी का आकलन करते हैं तो उसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, उसे हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम कंपेयर कराएं दो लोगों की इनकम का तो हम कह सकते हैं कि आप पुअर हैं और आप नॉन पुअर हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हम इंडिया
और यूएस को आपस में कंपेयर कराएं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ पुअर नेशन एंड यूएस इज़ नॉन पुअर नेशन। तो भारत एक गरीब देश है और यूएस एक गैर गरीब देश है। अर्थात जब हम कंपैरिजन करते हैं और तुलना करके गरीबी का आकलन करते हैं तो उस प्रकार की गरीबी को हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी, हम लोग सापेक्ष गरीबी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव पॉवर्टी। दोस्तों और थोड़ा अच्छे से समझिए कि अब हम अगर रिलेटिव पॉवर्टी को थोड़ा और अच्छी तरह वेल डिफाइन करें तो रिलेटिव पॉवर्टी को डिफाइन करने का या मेज़र करने के दो तरीके हैं। रिलेटिव पॉवर्टी को निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है लॉरेंज कर्व, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज वक्र, और एक होता है गिनी कोफिशिएंट। जो लोग हिंदी माध्यम के हैं वो लिख लीजिए गिनी गुणांक। दोस्तों ये दो तरीके हैं हमारे हिंदुस्तान में पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के। एक तो रिलेटिव पॉवर्टी में पहला तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज कर्व, और दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं गिनी कोफिशिएंट, तो गिनी गुणांक। तो ये दो तरीके हैं पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के, गरीबी को मापने के। पहला लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र, और दूसरा गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। तो इन दो तरीकों से हम लोग पॉवर्टी को एस्टिमेट कर सकते हैं और गरीबी का आकलन कर सकते हैं। कैसे, देखिए। अब ये लॉरेंज कर्व क्या है और गिनी गुणांक क्या है, ज़रा वो देखिए। तो एक बहुत बड़े स्टैटिशियन थे, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक नहीं है, ये स्टैट्स के टॉपिक हैं, लेकिन चूंकि इन्हें हम पॉवर्टी एस्टिमेशन करने में यूज़फुल है इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़े स्टैटिशियन थे जिनका नाम था मैक्स ओ लॉरेंज। मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में दो लोगों के इनकम लेवल को कंपेयर किया, और जब इनकम लेवल को कंपेयर किया और उसकी सहायता से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया। जैसे अगर हम देखें तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में क्या किया ज़रा देख लेते हैं। तो इसे इन्होंने लाइन दिया, इस लाइन का नाम दिया, इस लाइन को इन्होंने कहा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस लाइन को नाम दिया लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर एक बंदा है ए, ये उसके इनकम का कर्व बनाया, एक बंदा है बी, ये उसके इनकम का कर्व बनाया। ये दो इनकम कर्व बनाए, एक बंदा ए और दूसरा बंदा बी। दोस्तों इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ध्यान सुनना, इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो जितने ज़्यादा दूर होगा वो उतना ज़्यादा गरीब, जो इतने पास होगा वो उतना कम गरीब। दोस्तों यहाँ पर जो ए है, ये देखिए आप गौर से, जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें से जो ए है वो कम पुअर है और बी ज़्यादा पुअर है, तो इसे हमने कहा लॉरेंज कर्व, इसे हमने कहा लॉरेंज वक्र। तो दोस्तों मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने ग्राफिकली इनकम को कंपेयर किया और ग्राफ की मदद से गरीबी का आकलन किया। इसी प्रकार से एक और बहुत बड़े स्टैटिशियन थे जिनका नाम था कोरेडो गिन्नी। तो कोरेडो गिन्नी साहब ने 1911 के लमसम में एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के द्वारा कोफिशिएंट निकाला। दोस्तों आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, गुणांक निकालते हैं मैथ्स में, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक, राइट। दोस्तों कोफिशिएंट की मदद से, गिनी गुणांक की मदद से इन्होंने पॉवर्टी को एस्टिमेट किया और पॉवर्टी का आकलन किया। तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक, दीज आर द टू मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एस्टिमेट द पॉवर्टी, वी कैन एस्टिमेट द पॉवर्टी। तो इसे हम कहते हैं क्या, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को मेज़र करने के तरीके। तो रिलेटिव पॉवर्टी को मेज़र करने का जो तरीका है वो यही है। तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, राइट। नाउ दोस्तों जो मेन मेथड है वो यही है। तो इसे हम कहते हैं लॉरेंज कर्व और इसे कहते हैं गिनी कोफिशिएंट। तो ये दो तरीके हैं रिलेटिव पॉवर्टी निकालने के। ये ग्राफिकल मेथड है और ये मैथमेटिकल मेथड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मुद्दे की बात ये है, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बोलो यस और नॉट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि लॉरेंज कर्व इज यूज फॉर, दैट्स इट, कि लॉरेंज कर्व का प्रयोग किस लिए होता है। तो टिक मार दो, क्या टिक मार दो, पॉवर्टी एस्टिमेशन, दैट्स इट। बोलो क्लियर है। आशीष साहू जी पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पर क्या होता है। ओके, तो एक्स एक्सिस पर होगा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पर होगा परसेंटेज ऑफ इनकम। तो पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ इनकम, इन दोनों को हम यहाँ पर मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हम मेज़र कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ इनकम, और यहाँ मेज़र कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कि कितनी पॉपुलेशन है। जैसे ए और बी दो पॉपुलेशन हो गई, तो उनकी परसेंटेज ऑफ इनकम क्या है, इसकी यहाँ से ये निकल के आई, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसे हम कहते हैं गिनी गुणांक, इसे हम कहते हैं गिनी गुणांक, और इसे हम कहते हैं लॉरेंज कर्व। तो दिस इज़ कॉल्ड यश रजक। आपको मैं बता दूं यश के जो पुरानी वीडियोस जो अपलोड हुई हैं, सब लोगों को बता दें, अभी बताया था कि जो पुरानी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सिर्फ जो भी आ रहा होगा 360, 720 उस पर होंगी, लेकिन जो अब आज की क्लास जो हो रही होगी, आप ज़रा एक बार देखिए, मैं भी अपने मोबाइल में देख सकता हूँ। तो अगर आज की क्लास जो हो रही है अभी, ये क्लास आपकी हर रेजोल्यूशंस में होगी। आप ज़रा इसे अच्छी तरह चेक करिए, मैं भी अपने मोबाइल में चेक कर सकता हूँ। तो ये जो क्लास आज हो रही है ये वाली, ये हर एक रेजोल्यूशन में हो रही होगी। आप देखिए ज़रा, जीएस स्पेशल लिख के आ रहा है, लाइव एक बटन आएगा लाइव, आपने जो बैच ज्वाइन किया आप उसमें क्लिक करिए। इकोनॉमिक्स में लाइव लिख के आ रहा है, आप लाइव किया इकोनॉमिक्स 3:30 से 5। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए मेरे सामने मोबाइल में ऐप खुल चुका है, देखिए आप लोगों के सामने होगा। और यहाँ पर आइए आप, ये देखिए 144, 240, 360, 480, 720 और 1080। 1080 की स्पीड में भी अगर आप रिजोल्यूशन में देखेंगे, ये देखिए दिस इज़ द 1080, बिल्कुल एचडी क्वालिटी, अगर किसी के पास नेट बहुत अच्छा है तो। लेकिन जो पुराने वीडियोस हैं हमारे, तो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल में अपने आप को देख रहा, वाह भाई वाह। तो दोस्तों ध्यान सुनिए कि अब जो क्लासेस हैं वो 144 से लेकर 1080 रेजोल्यूशंस तक चल रही हैं। प्ले का तो प्ले का है, सो नहीं है, फ्रेंड से मांगना पड़ रहा है। पीयूष कोई बात नहीं, मांगी हुई चीज़ का अलग मज़ा है भाई। नाउ सो देखिए दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड द रिलेटिव पॉवर्टी। जो मेन पॉवर्टी का पार्ट है वो है यहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसको ज़रा आप लोग अच्छी तरह सीखिए, राइट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ज़रा अच्छी तरह सीखते हैं, सो देखते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। भाई ये सब बातें मत सुनाओ, टीचर की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, उसे अच्छी तरह पढ़ाने दो। और पीयूष भाई, और अगर आपके संस्कार में टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है तो आप कोई कमेंट मत लिखो, पहली बात। और दूसरी बात कि गलत किया सही किया, जो किया सारे बच्चों के लिए ही किया। बाकी यहाँ पर जितने ही बच्चे हैं जो हमारे अराउंड 97 और 98% यूज़र्स हैं, वो सिर्फ मोबाइल पर ही देखते हैं। जल्दी से यहाँ बताएं कितने लोग इस रिवॉल्यूशन से टाइम्स के हैप्पी हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला, आपको तुरंत मैसेज मिला, आप तुरंत यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, इतने रिजोल्यूशंस पर वीडियो देख सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ। तो ये क्या है, एक रिवॉल्यूशन है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो देखो विपुल कांत ने कहा नो, चलो भाई वोटिंग चल रही है। विपुल के अलावा और बताइए कितने लोग नो, मतलब कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऐप है वो अच्छी है और आप लोगों को अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले से, जल्दी बताइए। फिर मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर आता हूँ, कम ऑन फास्ट। सो निशांत कुमार, देखिए भाई आई एम हैप्पी विद दिस ऐप, थैंक यू निशांत। विपुल कांत, हैप्पी हो या नहीं, स्टडी इम्पॉर्टेंट, यस। आशीष साहू, बिल्कुल सही बात। और अब इसके देखो अमित भी, यस सर, जीएस स्पेशल 2 के यूपीएससी के लिए है क्या, नहीं अभी यूपीएससी के लिए हम अलग लाएंगे। देखिए सुरेंद्र कुमार ने कहा मस्त है सर। सर अभिजीत सर जी चल रहा है, ठीक है बेटा अभिजीत, चलो नेक्स्ट। अजय कुमार, सही है सर। अमित हैप्पी, मस्त। मनोज कुमार, देखिए दोस्तों कितना अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही दो बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा लिटरली प्रॉब्लम हो रही है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप स्टडी करिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिले और आपका टाइम कंज्यूमिंग हो और इजीली एक्सेसिबल हो। इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हैं, सिर्फ एक बात छोड़कर कि आप लैपटॉप में बड़ी सी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मोबाइल में दीजिए। आजकल देखिए 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के अच्छे मोबाइल हैं। अगर किसी पर लैपटॉप है तो इसका मतलब वो मोबाइल पर भी चला सकता है।
और इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं और जल्दी से सारी चीज़ें अपडेट होकर नहीं आ रही हैं। सो सर जॉब चाहिए, कुछ और नहीं। यस, बहुत सही आशीष साहू साहू, आई एग्री विद यू। अमित सर प्लीज़ और क्लासेस रेगुलर करा दीजिए। तो कौन सी क्लास इरेगुलर हो रही है अमित, आप मुझे बताइए। रोज़ हर रोज़ क्लासेस हो रही हैं सर, मोबाइल नहीं है। ओके पीयूष, मोबाइल नहीं है तो आप मैनेज करिए मोबाइल। तो क्या करें अब, ये क्या करें इसका जवाब आपके पास खुद है। सिस्टमेटिक नोटिफिकेशन ऑफ लेक्चर, अजय कुमार बिल्कुल, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक नोटिफिकेशन होगा। अभी ये यार, ये लोग सब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी सिर्फ 470 प्लस वीडियोस थे जो 1.5-2 महीने में 15 मार्च से लेकर अभी तक चले, 15 मार्च से जो अभी तक चले। तो अब हाँ, अब तो लेना ही पड़ेगा पीयूष बेटा। मोबाइल लेना इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, मोबाइल लेना इज़ एन इन्वेस्टमेंट और फॉर गेटिंग समथिंग इन द लाइफ अहेड। सो वीडियो कैसे डाउनलोड होगा? अरे भैया क्या बात कर रहा है रितेश, वीडियो डाउनलोड करना होगा। वीडियो डाउनलोड हो जाएगा तो मुझे क्या, तू 24 घंटे पूरे ज़िंदगी भर जेब में रख के घूमता रहेगा क्या? तो वीडियो डाउनलोड, देखो क्या कह रहा रितेश कि वीडियो कैसे डाउनलोड होगा। हाँ सर जी, बैच की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, इस पर कुछ सोचा जा सकता है। सो पढ़ाइए सर, कमेंट मत पढ़िए, ठीक है सचिन। ओके, आदेश का पालन होना चाहिए सचिन की। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी का मतलब है जब हम पॉवर्टी का मेजरमेंट करें, जब हम गरीबी का आकलन करें। किस लिए, ज़रा देखिए दोस्तों, जब हम गरीबी का आकलन करते हैं तो जब हम गरीबी का आकलन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन, जब हम गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी का आकलन करें तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी, उसे हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। तो जब गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन के आधार पर, पॉवर्टी लाइन के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉवर्टी लाइन, उसे हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा। राइट नाउ ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों नाउ। तो गिनी कोफिशिएंट मैंने बताया आशीष, सिर्फ इतना सा ही है कि गिनी गुणांक एक मैथमेटिकल मेथड है, इसमें अपन रेशियो तरीके से a/a+b समथिंग करके पॉवर्टी को निकालते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आशीष साहू, तो वो फिर ये कि लॉरेंज कर्व का प्रयोग किस लिए होता है और गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग किस लिए होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं ना। यहाँ देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है जब पॉवर्टी लाइन, जब गरीबी रेखा से गरीबी का आकलन करते हैं तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। अब दिमाग में चल रहा होगा और चलना चाहिए, सर ये पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा क्या है? तो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा का मतलब है इट इज़ दैट मिनिमम कट ऑफ पॉइंट। पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा का मतलब है ये वो मिनिमम कट ऑफ पॉइंट है जिसके नीचे सारे लोग पुअर कहलाते हैं और जिसके ऊपर सारे लोग नॉन पुअर कहलाते हैं। दोस्तों पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा क्या होता है? तो पॉवर्टी लाइन दोस्तों पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा का मतलब है कि वो रेखा, वो लाइन जो लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। वन इज कॉल्ड पुअर जिसको नीचे, और ऊपर के नॉन पुअर, तो इसे हम पॉवर्टी लाइन।
ओके क्लास। ओके क्लास, चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है वो पॉवर्टी जहाँ पर हम लोग गरीबी रेखा की मदद से गरीबी का आकलन करें, तो इसे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसे हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। मतलब क्या, ज़रा समझिए। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है? तो पॉवर्टी लाइन का मतलब है, गरीबी रेखा का मतलब है एक वो लाइन जो लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, एक पुअर और दूसरा नॉन पुअर। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब है एक वो लाइन जो लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, एक पुअर और दूसरा नॉन पुअर। उसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, उसे हम कहते हैं गरीबी रेखा, राइट। अब दोस्तों जरा सनसनाहट नहीं आने चाहिए, जल्दी बताओ कैसी। अब साउंड इज ओके नाउ, साउंड इज ओके, गुड इवनिंग मनीष। दोस्तों पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा का मतलब होता है वो लाइन जो लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो गरीब और दूसरा नॉन गरीब। तो दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा ना। अब दोस्तों आखिर ये पॉवर्टी लाइन बनती कैसे है ये ज्ञान देते हैं। आखिर गरीबी रेखा को बनाया कैसे जाता है? तो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को बनाने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है दोस्तों जिसे हम कहते हैं कैलोरीज इनटेक। पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं कैलोरीज इनटेक, और हिंदी में कहते हैं ऊर्जा आहरण। तो कौन डिसाइड करता है? आशीष साहू भाई बता रहे हैं। सो दोस्तों पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा बनाने का सबसे पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा और कैलोरीज इनटेक, और दूसरा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय। अब दोस्तों ये पारिवारिक उपभोग व्यय क्या होता, ज़रा ध्यान से समझिए। ये पारिवारिक उपभोग व्यय, तो दोस्तों पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को बनाने के ये दो तरीके हैं। हाँ, तो दो तरीके हैं। पहला होता है कैलोरीज इनटेक और दूसरा होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये दो तरीकों से हम लोग गरीबी रेखा को बना सकते हैं। अब ज़रा बताते हैं कि ये कैलोरीज इनटेक क्या है और दूसरा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय क्या है। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में सरकार ने कहा कि यदि कोई बंदा रूरल एरियाज़, यदि कोई बंदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और कोई बंदा अर्बन एरियाज़ अर्थात शहरी क्षेत्रों में रहता है, तो यदि कोई बंदा रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है तो उसे एटलीस्ट 2400 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे कंज्यूम करना ज़रूरी है, और कोई बंदा शहरों में रहता है तो उसे 2100 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे कंज्यूम करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा हमारे हिंदुस्तान में कैलोरीज इनटेक एंड पॉवर्टी हाउस कैलोरीज इनटेक का डेटा। तो अर्थात अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई भी बंदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और वो 2400 किलो कैलोरीज एक दिन में एक बंदा से कम खाता है तो वो कहलाएगा पुअर। इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे। और कोई 2400 किलो कैलोरीज से ऊपर कंज्यूम करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर। तो इसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन और इसे हम कहते हैं गरीबी रेखा। जल्दी से बताओ क्या पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा बनी या नहीं? कम ऑन एवरीबॉडी। सो दोस्तों ये रहा पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को बनाने का मेथड, बनाने की विधियाँ। सो दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, दिस इज कॉल्ड गरीबी रेखा। बोलो जी क्लियर है ना? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में, तो 2100 किलो कैलोरी है। तो अगर कोई बंदा शहरों में रहता है तो वह 2100 किलो कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम करता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर, और कम तो पॉवर्टी लाइन के नीचे, राइट। बिल्कुल बताएंगे आशीष, थोड़ा ठंड पाओ, पहले टीचर को पढ़ाने दो। दोस्तों हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थोड़ी यहाँ जगह है, यहाँ पर लिखते हैं पारिवारिक उपभोग व्यय। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय
ये क्या है ज़रा देखिए। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय में सरकार ने कहा कि यदि कोई बंदा रूरल एरियाज़ में है, यदि कोई बंदा ग्रामीण क्षेत्रों में है और यहाँ पर कोई बंदा अर्बन एरियाज़ में है, तो हमारे हिंदुस्तान में यहाँ से एक बात सीखनी है कि रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी का डेटा अलग होता है और अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी का मेजरमेंट मेथड अलग है। तो हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग और शहरी क्षेत्रों में अलग मेज़र करती है। तो अब ये रूरल एरियाज़ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसके मुताबिक हमारी सरकार ने कहा कि यदि कोई बंदा ₹816 पर पर्सन पर मंथ कंजम्पशन उपभोग पर खर्च करता है तो वो कहलाएगा नॉन पुअर, और उससे कम करेगा तो वो कहलाएगा क्या, पुअर। और यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में यही डेटा, यही आंकड़ा ₹1000 पर पर्सन पर मंथ है। तो दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अगर हम थोड़ी सी बात और आगे करें और थोड़ा सा और ज्ञान दें तो मैं बता दूं ये डेटा पुराना है और ये सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट ने सबमिट किया था और उनके मुताबिक था। ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के कारण हुआ और ये एक बहुत पुराना डेटा है। सो दिस इज़ कॉल्ड सुरेश तेंदुलकर कमेटी। लेकिन अगर हम बात करें तो सी रंगराजन साहब ने इसे रिवाइज कर दिया और सी रंगराजन साहब ने इसे नया करके कर दिया 816 की जगह ₹972 पर पर्सन पर मंथ। और अगर हम शहरों में बात करें तो इसे कर दिया ₹1407 पर पर्सन पर मंथ। तो ये हो गया हमारे हिंदुस्तान में पारिवारिक उपभोग व्यय, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रूरल और अर्बन एरियाज़ में गरीबी के आंकड़े। तो अगर कोई बंदा शहर में रह रहा है और वो ₹1407 प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च करता है उपभोग, तो ये गरीबी रेखा से ऊपर, और नहीं करता है तो गरीबी रेखा से नीचे। तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे पॉवर्टी लाइन, राइट। चलिए अब ये तो हो गया मेन पार्ट। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे अभी कोई कुछ पूछ रहा था कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, आशीष साहू। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, इसका जो डेटा कलेक्शन है, इसके आंकड़ों को एकत्रित करना किसका काम है, NSSO का। तो NSSO बोले तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे हिंदुस्तान में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, इसके आंकड़ों को एकत्रित करना और इसके आंकड़ों को कलेक्ट करना NSSO का काम है, आशीष। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, इसके डेटा कलेक्शन लिख सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में, इसके आंकड़ों को एकत्रित करना NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का काम है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान में पॉवर्टी का डेटा कलेक्शन, तो NSSO जो है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके एन्यूमरेटर्स और इसके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में डेटा कलेक्ट करके लाते हैं और डेटा कलेक्ट करके लाने के बाद ये डेटा को सौंप देते हैं। इनके इन्वेस्टिगेटर का काम है सिर्फ डेटा कलेक्ट करना और उस डेटा को सौंप देते हैं और वो डेटा चला जाता है प्लानिंग कमीशन के पास। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, इसका डेटा, जो आंकड़े हैं, इसको पब्लिश करना, पब्लिश मतलब छापना, और मेड अवेलेबल लोगों को बताना, इस डेटा को पब्लिश करना और मेड अवेलेबल लोगों को बताना, ये काम है प्लानिंग कमीशन का, जिसको आजकल हम लोग नीति आयोग कहते हैं। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से समझिए कि जो गरीबी है, गरीबी के डेटा को कलेक्ट करना NSSO का काम है, लेकिन कलेक्ट करने के बाद इसे पब्लिश करना, ये 2011 के लमसम में इन्होंने डेटा दिया था, छोटू कुमार। तो दोस्तों जो पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट करना NSSO का काम है, लेकिन जब डेटा कलेक्ट हो गया तो उसको मेड अवेलेबल करना और मेड अवेलेबल के बाद पूरे हिंदुस्तान में बताना, कि मेड अवेलेबल करके पूरे हिंदुस्तान में बताना कि इतने लोग पुअर हैं। जैसे अगर आप पढ़ें कहीं कि 22.7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं,
तो ये 22.7% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये कैसे पता चला? तो ये प्लानिंग कमीशन, ये योजना आयोग ने बताया। तो अर्थात हमारे हिंदुस्तान में गरीबी का डेटा कलेक्ट एनएसएसओ करता है, लेकिन लोगों को पब्लिश करके बताना और गरीबी के आंकड़ों को पब्लिश करना, प्रकाशित करना, ये प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग का काम है। तो ये रहे पॉवर्टी के छोटी मोटी बातें आप लोगों के सामने। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के सामने करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी है, इसकी बातें तो मैंने बता दी क्या है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो आता है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है और सबसे कम गरीबी कहाँ है। तो दोस्तों, मैक्सिमम पॉवर्टी हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है वो है उड़ीसा में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम का सवाल है कि हमारे कंट्री में जो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, वो कहाँ है? उड़ीसा में। अगर हम बात करें मिनिमम पॉवर्टी, सबसे कम गरीबी कहाँ है? दोस्तों, जो मिनिमम पॉवर्टी है, जो सबसे कम गरीबी है, वो है हमारे हिंदुस्तान में, और वो भी कहाँ? तो मिनिमम पॉवर्टी है गोवा। अगर एग्ज़ाम में पुडुचेरी आ जाए तो आप पुडुचेरी टिक मार देना, क्योंकि सबसे कम गरीबी पुडुचेरी में है। लेकिन अगर स्टेट के बिहाफ पर देखा जाए, राज्य के बिहाफ पर देखा जाए, तो वो क्या है? गोवा, राइट। इसके अलावा थोड़ा हम और आगे चलते हैं तो हमें और क्या क्या आप लोगों को बताना चाहिए, वो देखिए कि जो भी पॉवर्टी, जो भी गरीबी का डेटा हमारे हिंदुस्तान में आता है, देखिए दोस्तों, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, ये सरकार हमारे हिंदुस्तान में कैलोरीज इनटेक 2400-2100 अर्बन एरिया, रूरल अर्बन, और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय, इन दोनों के आधार पर निकालती है। लेकिन जब जो पॉवर्टी का डेटा बेस्ड ऑन, तो हमारे हिंदुस्तान में जो गरीबी के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अर्थात हमारे देश में जो गरीबी के आंकड़े आते हैं, जो गरीबी का डेटा आता है, वो पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर आता है। मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ पॉवर्टी में, दीज आर वेरी गोल्डन पॉइंट्स, और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि हमारे हिंदुस्तान में गरीबी के आंकड़े किस पर आधारित होते हैं, तो पॉवर्टी का डेटा जो है वो बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय पर आधारित होता है। सो दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, दिस इज कॉल्ड गरीबी रेखा। अगर हम पॉवर्टी के बारे में और भी बहुत सारी बातें करें तो देखिए, ये हो गया सबसे ज़्यादा पॉवर्टी, सबसे कम पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट कौन करता, एकत्रित करके पब्लिश कौन करता, और किस पर आधारित है, ये सब बातें हम लोगों ने बता दी। इसके अलावा कुछ और बातें बताते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे हिंदुस्तान में पॉवर्टी की बात। अब मैं आप लोगों को एक ज्ञान और दे दूं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, ये भी पॉवर्टी के डेटा, पॉवर्टी के बारे में परिभाषा देती है, और ये भी पॉवर्टी को डिफाइन करती है, राइट। सो ध्यान से सुनिए कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, वो भी पूरे देश में पॉवर्टी को परिभाषित करती है और पॉवर्टी को डिफाइन करती है। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के मुताबिक अगर हम लोग देखें, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा इफ एनी इंडिविजुअल लिव्स बिलो $1.25 अ डे, यदि कोई भी बंदा $1.25 अ डे से कम पर जीता है तो उसे हम लोग कहते हैं पुअर, और अगर इससे ज़्यादा पर जिएगा तो इसे हम कहते हैं नॉन पुअर। सो ये रही पॉवर्टी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, और दिस इज द ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जो हमने अपने देश में बताया कि 972 रुपये पर पर्सन पर मंथ इन द रूरल और 1407 रुपये पर पर्सन पर मंथ इन द अर्बन। तो ये दोस्तों, ये भारत में गरीबी की परिभाषा है, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर, इंटरनेशनली, ग्लोबली, जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, उसने पॉवर्टी को क्या डिफाइन किया, तो उसने कहा कि यदि कोई बंदा 1.25, सॉरी मैं थोड़ा दिमाग मेरा कहीं और था और भावनाओं में मैं बह गया, तो इट्स नॉट 1.25, इट्स 1.90। तो यदि कोई बंदा $1.90
पर डे से कम पर जीता है। पहले एक्चुअली 1.50 था, फिर बढ़ गया, अभी आजकल ये है $1.90। तो यदि कोई बंदा $1.90 से कम पर जीता है ग्लोबली, तो उसे हम कहते हैं पुअर, और उसे हम कहते हैं क्या, गरीब। तो इसको अगर आपको गरीब बनना है और गरीब की परिभाषा चाहिए, तो एटलीस्ट आपको $1.90 से ज़्यादा पर अपना जीवन जीना होगा पर डे के हिसाब से, तब आप कहलाएंगे नॉन पुअर, राइट। तो दोस्तों ये रहा पॉवर्टी का क्लास, ये रही पॉवर्टी का आंकड़ा। अब इसके अलावा देखिए, अभी हमारा ये क्लास जो चल रही है, इस क्लास का हमने यूनिट का नाम दिया है इकोनॉमिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जरा सुनना, तो जब हम इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, नहीं आशीष साहू अब जिम योंग किम प्रेसिडेंट नहीं है, आप जरा अपडेट होइए और बताइए मुझे जल्दी से कौन है। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हम लोग की जो यूनिट चल रही है अभी, उसे हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने देखा, सर नो क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स आर आस्क्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, प्लीज ब्रिंग कोर्स ओरिएंटेड टू पैटर्न। यस, सो पार्थ गुप्ता, बिल्कुल अभी जो हमारा यूपीएससी का जो बैच होगा उसमें हम लोग इस तरीके से पढ़ाएंगे कि 100% आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस टकराएंगे। ये गारंटी है 100% पूरे, क्योंकि हम लोगों का यही काम है आप लोगों को कि हर साल के एग्ज़ाम को एनालिसिस करना और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचिंग करवाना। तो अगर हम, जैसे हमने कहा कि जो हम इस बैच में पढ़ा रहे, वो आप स्टेट पीसीएस तक का उसमें टिक कर सकते हैं, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, रेलवे, अदर डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी टिक हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा यूपीएससी का बैच आएगा, तो उसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी सेपरेटली लेट मी टॉक दिस। तो दोस्तों जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो वृद्धि एवं विकास जो हमारा यूनिट है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉवर्टी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक और चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। तो ये मेन चैप्टर्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा मेन चैप्टर है आज की क्लास का, ये था पॉवर्टी। अब हम अगली क्लास शुरू करेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और सेंसस, राइट। तो अब अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं 10-15 मिनट, तो आप पूछ सकते हैं। तो अरविंद त्यागी ने कहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अरविंद त्यागी, कोई बात नहीं। सो कितने दिनों में ज्ञात किया जाता है? तो पॉवर्टी का डेटा सरकार टाइमली निकालती रहती है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने समय में निकाला जाएगा, कितना टाइम लगाया जाएगा पॉवर्टी को निकालने का। मनोज कुमार, राइट। सो अरविंद त्यागी जी, क्या समझ में नहीं आया आप मुझे वो बताइए, फिर वो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। या तो आपने शुरू से क्लास नहीं ली पॉवर्टी की, इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो मैं पॉइंट फिर से बताऊँगा। चलिए दोस्तों, एवरीबडी, अगर आपका आज कोई भी सवाल है, मैं सवाल का जवाब देने के लिए पूरा तैयार हूं, और आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने किसी भी टाइप का कोई भी प्रश्न। आपने इकोनॉमी में अगर कहीं भी से भी कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो आप पूछिए। जैसे कि मैंने हर बार कहा कि जब भी मेरे पास लास्ट में कुछ टाइम बचेगा तो मैं उस टाइम को क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने में यूज़ करूँगा। तो बता दें हाउ मेनी लेक्चर्स लेफ्ट। विनीत बेटा, ये तो मुझ पर छोड़ दो, अभी मैंने देखा नहीं। सर माइंड के ऊपर से निकल रहा है। ठीक है अरविंद, क्या निकल रहा है ये बताइए। क्यों भाई, अरविंद की तरह और किसी के माइंड के ऊपर से निकल रहा है क्या? हाँ भाई जल्दी बताइए। अरविंद की तरह किसी और के निकल रहा है क्या? 1.90 इज द नॉट इनकम, नॉट इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। ये एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है। तो कोई सवाल हो किसी का पूछ लीजिए। लाइजेस फेयर क्या है? ओके आशीष तुमने पहले क्वेश्चन पूछा कियोग प्लान, तो बता दूं आपको की KEOGH कियोग प्लान ये इंडियन इकोनॉमी नहीं है, ये यूएस इकोनॉमी का पॉइंट है। तो जो यूएस की इकोनॉमी है वहाँ पर एक कियोग प्लान चलता है, और कियोग प्लान का मतलब होता है कि वहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या जो स्मॉल बिजनेसमैन वाले लोग हैं, तो जो स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं, छोटू कुमार, मनोज, निशांत, इन्हें सब समझ में आया, अरविंद को नहीं आया। तो दोस्तों जो स्मॉल बिजनेसमैन लोग हैं, ध्यान सुनना, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उन लोगों के लिए यूएस में एक रिटायरमेंट प्लान है जिसे कियोग प्लान कहते हैं, राइट। आशीष, एक और क्वेश्चन है लाइजेस फेयर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, लाइजेस फेयर का मतलब होता है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है
मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर जितनी डिमांड जितनी सप्लाई करना चाहें फ्री है, कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लाइजेस फेयर इकोनॉमी। और इसी टाइप की इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमी, जो निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स का बोलबाला ज़्यादा है और जहां पर क्या बोलते हैं, मेन उद्देश्य होता है टू अर्न प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं लाइजेस फेयर इकोनॉमी। सर जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 269A, मैं जहाँ तक मुझे याद है वो 269A है, जो मैंने 296, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जीएसटी काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ 269A। बाकी मैं भी देख के बताता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स की रितेश कुमार ठाकुर जी देखते हैं कौन कौन से। अब जो मेन यूनिट बची है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको पहले कवर करेंगे, फिर माइक्रो में आएंगे और माइक्रो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, इंडिफरेंस यूटिलिटी, ये चैप्टर खत्म करेंगे राइट नाउ। तो बता दिया यार रितेश। अरविंद त्यागी, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है इकोनॉमिक्स का क्या? अरविंद त्यागी, आज तुम बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बिगिनिंग से आज की क्लास देखी? ग्रेसम्स लॉ, आशीष साहू। तो ग्रेसम्स लॉ का मतलब होता है, जरा ध्यान सुनिए, ग्रेसम्स लॉ का मतलब होता है, पार्थ गुप्ता ICOR का फुल फॉर्म बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। बाकी ग्रेसम्स लॉ कहता है कि बैड मनी डिराइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, ये होता है ग्रेसम्स लॉ। सुन लीजिए अच्छी तरह ग्रेसम्स लॉ के बारे में। तो ग्रेसम्स लॉ कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। अब बैड मनी कौन सी मनी है? तो बैड मनी का मतलब है जैसे मान लो 10 रुपए का नोट है, तो 10 रुपए के नोट को बनाने में अगर 15 रुपए खर्च होने लगे तो वो 10 रुपए का नोट कहलाएगा बैड मनी। मतलब दो वैल्यू होती हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताते हैं आपको पार्थ गुप्ता। सो दोस्तों जो ग्रेसम्स लॉ कहता है, हाँ तो ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आए। तो दो तरह की मनी होती है, एक गुड मनी एक बैड मनी, कॉपी में लिखते जाओ। तो बैड मनी का मतलब है, और उसके अलावा 2 पॉइंट और लिख लो, एक 2 वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो उसको बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है, किसी भी मनी को, जैसे 10 रुपए का जो कॉइन है, अगर उसमें हम मेटल की वैल्यू देखें तो मान लो 2 रुपए का मेटल लग रहा है उसमें, 2 रुपए का बनाने में पूरा खर्चा, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 2 रुपए। और एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जो वैल्यू ऊपर हो, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू राइट। तो जो अगर किसी भी एक होता है कमोडिटी वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू का मतलब है जिस कमोडिटी से बन रहा है, जो बनाने में खर्चा है। फेस वैल्यू का मतलब जो उसके ऊपर छपा हुआ है राइट। सो बहुत बढ़िया अरविंद त्यागी जी, 13 घंटे पढ़ते हो, सिलेक्ट हो जाऊंगा, गॉड ब्लेस यू। और हमारे विशेष भी यही है, ध्यान समझिए। तो सुमित रंजन कह रहा है वीडियो क्वालिटी इज वर्स्ट। तो सुमित रंजन जी आप एक काम करिए, अगर आपके पास नेट अच्छा है तो सेटिंग का जो आइकन है उसे क्लिक करिए, वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करिए और फिर बताइए वीडियो क्वालिटी कैसी है सुमित रंजन। और ज़्यादा बकवास करने की तुम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप पढ़ने में आ रहा तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ से निकल लो, ठीक है। बस तुम लोग को वरस्ट कहने में कि वरस्ट के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो 1080 पिक्सल तक के रेजोल्यूशंस हैं, 1080 यार लोगों।
तो मैं एक बार देख लूँगा, डोंट वरी, है ना रेखा। तो दोस्तों ध्यान सुनिए कि दिस इज कॉल्ड, तो हाँ, दो तरह की मनी होती हैं, एक गुड मनी एक बैड मनी। तो दो तरह की वैल्यू होती है, एक होता है कमोडिटी वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है जिस कमोडिटी से वो बन रहा है या बनाने में जो खर्चा आ रहा है, और फेस वैल्यू का मतलब जिसके ऊपर लिखा है। अगर दोस्तों कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू से, कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू से कमोडिटी जो वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब कमोडिटी ज़्यादा की है और नोट पे लिखा 10 रुपये, बनाने में खर्चा आ रहा है 15 रुपये, तो उसे मैं कहूँगा बैड मनी। और दोस्तों जो फेस वैल्यू अगर ज़्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है, तो उसे कहेंगे गुड मनी। तो दोस्तों जो बैड मनी है डिराइव्स आउट फ्रॉम द सर्कुलेशन, बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट फ्रॉम द सर्कुलेशन। मतलब जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, अगर मान लो सरकार को 1 रुपये का सिक्का, पहले याद करो बड़ा बड़ा 1 रुपये का सिक्का आता था, तो अब उसमें जो कमोडिटी वैल्यू है फेस वैल्यू से ज़्यादा हो गई, तो अब जो 10 रुपये का बड़ा सिक्का वो हो गया बाहर, अब वो हो गया क्या, बाहर, राइट। और 10 रुपये का सिक्का बाहर हो गया, अब छोटे छोटे 10 रुपये के सिक्के आ गए। इसका मतलब इस समय जो बैड मनी है वो बाहर चली गई, डिराइव्स गुड मनी आउट फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो गुड मनी बाहर चली गई, बैड मनी सर्कुलेशन में है। तो इसे हम कहते हैं, जैसे ऐसे समझ लो आप लोग, ऐसे बिल्कुल कड़क कड़क नया नोट 500 का हो तो गुड मनी, राइट। और जो गला गलाया नोट है आपके पास कोई भी 500 का, दैट इज बैड मनी। तो जब आपको किसी को 500 रुपये देने होंगे तो आप लोग कौन सा पैसा देंगे, खड़क खड़क नोट या गला हुआ? तो ऑब्वियसली गला हुआ। तो इसका मतलब आपने जो गुड मनी था, आपका कड़क नोट, वो आपने अपने बैग में, अपने पर्स में, अपने घर पे रख लिया, और बैड मनी आपने सर्कुलेशन में दे दिया। तो हम कहते हैं गुड मनी, बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट फ्रॉम द सर्कुलेशन, सो दिस इज कॉल्ड ग्रेसम्स लॉ। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, कोई और सवाल है आप लोगों का? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब, ICOR का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो उसी रेशियो में, और उसका कैपिटल और आउटपुट, कि अगर कोई बंदा कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और उसका कितना रेशियो ने कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो, राइट। तो उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो दिस इज कॉल्ड, सुमित रंजन आपने बढ़िया सवाल पूछा। सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट, बिल्कुल अभी आपका जवाब देंगे, आज पूरा टाइम है हमारे पास। ध्यान समझिए, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल को साइड में करते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब मैंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की तो उससे कितना आउटपुट निकला। सो द रेशियो बिटवीन कैपिटल एंड आउटपुट इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल, इसका मतलब मैं कैपिटल कैपिटल लगा रहा हूँ और उससे मेरा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, फिर मैंने कैपिटल और लगाई तो आउटपुट और ज़्यादा आया, तो इसे कहेंगे ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, राइट नाउ। सो इसके अलावा जरा ध्यान सुनिए, वो वीडियो 240 पे बिल्कुल नहीं आ सकते अमित कुमार। क्या आप लोगों को शायद बिल्कुल गधे हो क्या तुम लोगों को पूरी बात या बिल्कुल बात समझ में नहीं आती क्या? कभी तुम लोगों से कहा कि जो पहले वाले वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं उन वीडियोस वो सिर्फ उसी पिक्सल्स में रिकॉर्ड हुए हैं, बट ये बता दें कि क्या हम कभी अब लैपटॉप और वेबसाइट पर नहीं। दोस्तों अरविंद त्यागी ने 100 बार बोल दिया सर समझ में नहीं आ रहा है। भाई नहीं आ रहा तो मत समझ यार, बंद कर दे मोबाइल, 100 बार बोल दिया तूने ना। तो दोस्तों ध्यान से सुनो कि क्या बात कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड, तो हम लोगों ने पहले तो बात की कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के अलावा और कुछ था क्या ना। चलिए भाई, इसके अलावा एक और टर्म आया हमारे सामने नया, और जिसे हमने कहा क्या, सॉइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट। ये क्या होते हैं सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट, वो समझिए। एक तो होता सॉइल्ड नोट, एक होता म्यूटिलेटेड नोट, राइट ना। सॉइल्ड नोट का मतलब है दोस्तों कि यदि कोई भी बंदा, बंदा ने, सॉइल्ड नोट का मतलब है द नोट विच इज डर्टी और लिम्प इज कॉल्ड सॉइल्ड। या ऐसे समझिए आप लोग, अगर मैं नोट को 2 पीसेस में कट कर दूं और दोनों पीस आपस में चिपका दूं, द नोट इज कॉल्ड सॉइल्ड। तो उस नोट को हम कहते हैं सॉइल्ड।
And what is mutilated? MUTILATED. Mutilated note, if the note which is in many pieces, यदि कोई नोट वो कई सारे पीसेस में है और वन ऑफ इट्स पीसेस मिसिंग, यदि उसका एक पीस मिसिंग है तो द नोट इज कॉल्ड म्यूटिलेटेड नोट। अब मैं बताना चाहूंगा, जरा ध्यान सुनना, यदि कोई नोट जो दो पीसेस में है, दोनों पीसेस चिपके हैं, तो उसे कहेंगे सॉइल्ड नोट। और यदि कोई नोट जो कई सारे पीसेस में है और उसका एक आध पीस मिसिंग है, द नोट इज कॉल्ड म्यूटिलेटेड, राइट। सॉइल्ड नोट इज हैविंग द एक्सचेंज वैल्यू। अगर आप बैंक में जाइए तो सॉइल्ड नोट को आप एक्सचेंज कर सकते हैं एज पर द नोट रिफंड रूल, और वैसे हम कहें तो 100% वैल्यू पर। अगर आप 100% वैल्यू पर चाहें तो उसे रिफंड कर सकते हैं। और जो म्यूटिलेटेड नोट है उनकी भी एक्सचेंज वैल्यू होती है, लेकिन एज पर द नोट रिफंड रूल 2011, जो 2009 थे पहले 2011, तो उसके मुताबिक, तो उसे हम कहेंगे म्यूटिलेटेड नोट, राइट। आशीष साहू, फंडेड डेट का मतलब है जैसे टाइम्स कोचिंग है, अब टाइम्स कोचिंग को चाहिए मान लो कभी कैपिटल, डेट का मतलब था लोन, टाइम्स कोचिंग को चाहिए कैपिटल। तो एक बंदे ने टाइम्स कोचिंग में कहा कि भाई ये लो 4 करोड़ रुपए तुम अपनी कोचिंग में इन्वेस्ट कर दो और मुझे इतने % का ब्याज दे देना, तो उसे मैं कहूँगा फंडेड डेट। आशीष साहू, उसे मैं कहूँगा फंडेड डेट। जो एक किसी भी व्यापार, किसी भी बिजनेस को कैपिटल इन्फ्यूज किया जाए विद इंटरेस्ट और आप बाद में उसे वापस किया जाए ब्याज सहित, और उसके जिससे उसे कैपिटल मिले और बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, तो उसे कहेंगे फंडेड डेट, राइट। नाउ सैंडी सिंह, सर बेसल नॉर्म CRR, SLR, MCLR, BIS, मनी एंड बैंकिंग में रह गया है टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं, सैंडी सिंह, जो मनी एंड बैंकिंग है उसमें हमने ये CRR, SLR अभी हम पढ़ाएंगे और MCLR भी अभी आएगा। मनी हमने मनी एंड बैंकिंग में तो हमने पढ़ाई दिया। BIS और बेसल नॉर्म्स, ये जब हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं बैंकिंग की क्लास में, तो ये वहाँ के टॉपिक हैं। तो CRR, SLR, ये सब MCLR अभी मैं बताऊंगा जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा, वहाँ पे जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तब मैं CRR, SLR डिस्कस करूंगा। सैंडी, आप शायद बैच नंबर 2 के हैं, राइट। तो जो बैच नंबर GS स्पेशल 1 है उसमें ये हो चुका। बाकी BIS और बेसल नॉर्म्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत अभी बता देता हूँ, वो ज़रा ध्यान से समझिए। तो दोस्तों जो BIS है, तो BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, सो दैट इज कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ध्यान सुनना दोस्तों, BIS ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। सो दिस इज कॉल्ड BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के बेसल नामक शहर में है। और BIS ने एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था BCBS, जिसका नाम था बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और उस कमिटी ने पूरे वर्ल्ड में इस समय जितनी भी बैंक, ध्यान सुनना, अगर मैं BIS को शॉर्ट में पढ़ा रहा, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो जो BIS है, बेसल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो ये जो BIS है इसने एक कमिटी बनाई लगभग 1974 में, और जिसका नाम था BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इसने कुछ, इसमें देखो जो BIS है उसे हम बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक्स भी कहते हैं, बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे हिंदुस्तान की जो सेंट्रल बैंक है RBI, तो सेंट्रल बैंकों की भी बैंक कहलाती है BIS, राइट। तो दोस्तों BIS ने कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स बनाए, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, जिनसे जो कंट्रीज, जो अभी इसमें लगभग इस समय 60 कंट्रीज की सेंट्रल बैंक BIS की मेंबर हैं। अगर किसी को समझना हो वो जरा ध्यान समझिए। दोस्तों जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसकी कम से कम 60 कंट्रीज की सेंट्रल बैंक इसकी मेंबर है। और इसने कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए इसकी कमिटी के द्वारा, जिस कमिटी का नाम था BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और उस कमिटी ने अलग अलग समय पर, जैसे 2004 में नॉर्म्स पब्लिश किए जिन्हें बोला बेसल नॉर्म 1। अगर मैं बेसल नॉर्म्स को पढ़ाऊं तो कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास में बैंकिंग में बेसल नॉर्म्स पढ़ाता हूं। बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2, बेसल नॉर्म 3। तो दोस्तों 3 बेसल नॉर्म्स अभी तक आ चुके हैं। इंडिया इज स्टिल यूजिंग बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2 हमें यूज़ करना है, हमें फुल्ली मतलब उसे अडॉप्ट करना है, लेकिन उसे हमने पोस्टपोन कर दिया अभी फ़िलहाल।
क्योंकि इंडियन बैंक्स के पास इतनी कैपिटल नहीं है। बाकी अगर किसी को बेसल नॉर्म्स एक लाइन में समझना है तो बेसल नॉर्म्स का मतलब है वे नियम जो बैंकों की तरलता को मेंटेन करते हैं। अभी इसमें मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो एक होगा CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और उसमें CAR में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एक टायर 1 कैपिटल, एक टायर 2 कैपिटल, तो बहुत लंबा टॉपिक है। बाकी जिन बच्चों को समझना है कि बेसल नॉर्म्स क्या हैं तो ये बैंक से संबंधित हैं, क्योंकि एक एग्जाम में मैंने बिल्कुल सीधा सा सवाल देखा, बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड विद, तो आंसर लिखा था बैंकिंग सिस्टम। बस ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के लेवल में आते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर मैं बेसल नॉर्म्स बहुत डिटेल में करवाता हूँ, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि बेसल नॉर्म 1 में 3 पिलर्स थे, पिलर ऑफ मेजरमेंट, पिलर ऑफ लिक्विडिटी, इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% तक मेंटेन करना है। अब ये क्या रेशियो है, क्या मतलब, तो ये बहुत सारी डिटेल में इन सब की बातें हैं। बाकी आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि बेसल नॉर्म का मतलब होता है कि जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल बैंक हैं और उन कंट्रीज जो की सदस्य हैं BIS की, तो उन कंट्रीज़ की, और लगभग 15 मई 1930 में BIS का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो BIS है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB और IBBI, तो IIBI। तो दोस्तों अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो BIS है। तो उसी के गाइडलाइंस के मुताबिक अलग अलग बेसल नॉर्म्स आए हैं, तो उन्हें हमने बोला बेसल नॉर्म्स, जिससे बैंकों की लिक्विडिटी तरलता मेंटेन रहे, जिससे बैंक प्रॉफिटेबली बहुत लंबे समय तक काम कर पाएं, उन नॉर्म्स को हमने बोला बेसल नॉर्म्स। थैंक यू गौरव, विपिन कुमार थैंक यू, बट अरविंद कुमार ने कहा यू आर बेस्ट। नहीं बेटा, तू यू आर बेस्ट क्यों कह रहा, मैं समझ पा रहा हूँ ना। तो चलिए भाई, कोई और सवाल हो किसी का, जरा पूछने की कोशिश करिए। सारे सवाल आज खत्म हो गए, जिनने सवाल पूछे दीज ऑल हैव बीन एक्सप्लेन्ड। कोई और किसी का एक आध सवाल हो, थोड़ा सा टाइम बचा है, खत्म करते हैं। तो रेपो, ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये कह रहे रेपो रेट क्या होता, तो रेपो रेट का मतलब है, मैंने GS 1 में पढ़ा दिया है। बाकी रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट पर RBI सभी बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अगर मान लो RBI को, और इस समय ये 5.75% चल रहा है, अभी अभी ये 6% था, 0.25% अभी अभी कम हुआ है दोस्तों। कब बता दूं, 6 जून को, तो 6 जून को ये अभी अभी कम हुआ है और 0.25%, तो फिलहाल ये 5.75% है। अर्थात किसी भी बैंक को अगर RBI से जो लोन लेना है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, लगभग 90 दिनों से कम के लिए, तो उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, राइट ना। चले दोस्तों, कोई और सवाल हो किसी के, कम ऑन एवरीबॉडी। तो आज की क्लास को यहीं पर फिर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अभिषेक यादव सर मोबाइल पर डेली क्लासेस से बहुत अफेक्टेड होंगी आईज, प्लीज़ सर सॉल्यूशन करें इसका लैपटॉप पर। अभी फ़िलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है अभिषेक बेटा, GS स्पेशल। और इसको कमेंट को ना पब्लिक कर दिया करो वहाँ से, वो देखो लाओ यहाँ पे स्क्रीन पर लाओ, प्राइवेसी देखिए, जरा दबाना ऊपर, यस, बस अभी सारे कमेंट हो गए प्राइवेट, सही है। तो इसको हमेशा यही रखना है ना। तो अब इससे क्या होगा, सिर्फ मैं देख पाऊंगा। हाँ नीचे करना, क्या ऊपर कहाँ चला गया ये। तो नाइस क्लास, थैंक यू रेखा लांबा सर। इंडिया में ज़्यादा गरीबी कौन सी किसकी जिम्मेवारी है, ज़्यादा गरीबी होने किसकी जिम्मेवारी, तो यस निशांत कुमार, बढ़िया सवाल। ये क्या भेज रहा है ये लड़का, देखना कॉपी करना, ये chat.whatsapp, ये क्या भेज रहा है ये, मतलब कॉपी करिए अपने पास, पेस्ट करके रखो इस लिंक को। क्या गौरव भाई क्या भेज रहे हैं आप, ये क्या है ये whatsapp.com एंड ऑल, व्हाट इज दिस। अच्छा गौरव भाई, कोई ग्रुपिंग मत करो, इट्स नॉट अलाउड हेयर लीगली, तो मैं हम ब्लॉक कर देंगे परमानेंटली। और गौरव शर्मा, नो नीड टू हैव एनी ग्रुप एंड ऑल ऑफ द क्लासेस एंड सर ये लोग ग्रुप बनाए हैं, ओके।
तो गौरव भाई ये ग्रुप तुरंत की तुरंत डिलीट कर दो, इट्स नॉट ऑफिशियली परमिटेड। ग्रुप में कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने आए हो बेटा, पढ़ाई कर लो, नहीं तो ज़िंदगी ग्रुप बनाने में ही गुजर जाएगी। अगर तुम मेरे छोटे भाई होते तो दो मुंह में थप्पड़ मारते तुम्हारे और तुम लोगों को बिल्कुल सीधा कर देते। तो अब अगर तुम मुझे अपना बड़े भाई की तरह ही मानते हो, जैसे मैंने कहा कि छोटे भाई होते अभी सामने, तो हम तुम्हारे दो थप्पड़ मार देते। तो इसका मतलब है, अगर इसको बुरा मत मानना, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। और कोई ग्रुपिज़म बिल्कुल अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जल्दी से सरकारी नौकरी प्राप्त करिए, माता पिता का समाज में नाम रोशन करिए। ये ग्रुप बनाने में कुछ नहीं रखा, इसलिए आई एम नॉट देयर इन एनी ग्रुप, सो यू विल नॉट फाइंड माई नंबर इन एनी ऑफ द ग्रुप एनी वेयर एल्स। सो जब कभी बच्चों की समस्याएं आती हैं तो बस बच्चों के पास मेरे नंबर हैं, तो आप लोग सिर्फ डायरेक्टली बात करिए। प्लीज़ इस ग्रुप को तुरंत की तुरंत डिसॉल्व करिए और मुझे उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजकर प्रूफ दीजिए। गौरव शर्मा, तो मुझे कोई ग्रुप नहीं चाहिए अपने स्टडीज़ के दौरान। बेटा समय बहुत कीमती है और इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि कैसे अपने कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा अचीव करें। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारे इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो सैंडी सिंह ने पूछा FRBM एक्ट क्या है, तो बता दें फाइनेंस FRBM, सो दिस इज़ कॉल्ड FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो दोस्तों जो हमारे हिंदुस्तान का जो बजट है वो ज़्यादातर डेफिसिट में रहता है और लगातार इसका डेफिसिट बढ़ता जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने FRBM लेकर आई, सो दिस कॉल्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट। और इस एक्ट के तहत हमारी सरकार ने कहा कि अब हम जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, उसे हम मेंटेन करेंगे और कम से कम ले जाएंगे और ऑप्टिममली 3 से 4% तक रखेंगे। तो ये एक्ट बनाया गया जिससे हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम हो सकें और रेवेन्यूज ज़्यादा हो सके और बोरोइंग्स लिमिटेड अमाउंट में लें। तो उस एक्ट को हमने कहा FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, राइट। तो गौरव शर्मा जी जल्दी से आप बताइए मुझे कि ग्रुप डिलीट हो जाए और चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, ज्ञान काफ़ी था। अगली क्लास शुरू होगी अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेंसस, और अगर टाइम मिला तो प्लानिंग सिस्टम, अदरवाइज उस क्लास के बाद प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे, राइट। सो मेरा क्वेश्चन बता दीजिए निशांत, क्या है आपका क्वेश्चन? शायद ऊपर चला गया हो, जल्दी से निशांत अपना क्वेश्चन बोलो, जल्दी, कमान। ओके सर, डिलीटेड, वेरी गुड निशांत, बहुत बढ़िया किया आपने, शाबाश। सो अगर बच्चे बातें मानते हैं तो दिल से दुआएं निकलती हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। नहीं, ये कोई ग्रुपिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए, क्या निशांत यार तुम अपना क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन था आपका? शायद ऊपर निकल गया, चैट में मैंने देख नहीं पाया, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। गौरव शर्मा एक बार बताओ, क्या अब आप, गौरव शर्मा, निशांत कुमार, पार्थ, क्या आप दूसरे के चैट्स देख पा रहे हैं? सर इंडिया में इतनी गरीबी होने की किसकी जिम्मेवारी है? ओके, हाँ बढ़िया क्वेश्चन था, मैं यहीं पर था। तो जल्दी से बताओ सारे लोग, निशांत, गौरव, पार्थ, क्या आप अब एक दूसरे के कमेंट देख पा रहे हैं या सिर्फ अपने कमेंट देख पा रहे हैं? अच्छा, रिफ्रेश है एक बार। नो सर, गौरव शर्मा क्या कह रहे हैं आप कि देख पा रहे हैं? नहीं, तो एक बार रिफ्रेश करके बताओ मुझे। ये भी देखो, हमने एक टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है कि चूंकि अब जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा, सो नहीं देख पा रहे, वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया। रेखा, अजीत, गौरव, जल्दी से बताओ ये भी फीचर अच्छा लगा या बुरा? निशांत कुमार जल्दी से बताओ, हाउ इज़ द फीचर? सो अभी क्या होता था कि एक बच्चे ने, बहुत बढ़िया, गायब हो गए हैं सर, वेरी गुड। गौरव माहौर, गौरव शर्मा जल्दी बताइए, इट्स गुड और नॉट? जैसे अब एक बच्चा सवाल पूछ रहा, उसका जवाब सारे लोग देते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा, क्लास डिस्ट्रैक्ट भी हो रही है और बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। अब आपकी समस्या सिर्फ मुझे पता है और मेरे जवाब सबके पास जा रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांस फीचर, सो दिस इज़ कॉल्ड, यस रेखा, सोनल, तो सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। अजीत कुमार, सो देखिए ये हमारा इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी का, राइट। पार्थ गुप्ता, तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दें, कम से कम डिस्ट्रक्शन हो। सो बेस्ट टेक्नोलॉजी सर, थैंक यू सो मच प्रशांत चौधरी। सो दोस्तों थैंक यू सो मच पार्थ। ये देखिए ये हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम इतने दिनों से आप लोगों को इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ आप वो देख सकेंगे जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते एक ने क्वेश्चन डाल दिया, अब आपका ध्यान वीडियो की जगह क्वेश्चन पे चला गया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब आप क्या है, आप अपना सिर्फ वीडियो देख सकेंगे और उतना ही दिखाई देगा जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं या वो कमेंट जो हम यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं। तो कमेंट तो हम करते नहीं जनरली, हम तो ओरली बोलते हैं,
तो दिस इज़ द वेरी न्यू एंड एडवांस फीचर ऑफ दिस ऐप, राइट। सो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी बताएंगे। देखिए अब जल्दी से एक बात और बता दो, इससे या जल्दी बता दो, क्या 144 से लेकर 1080 पिक्सल रेजोल्यूशंस तक, पिक्सल के रेजोल्यूशंस तक भी फीचर आ रहा है कि नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब हो रहा है नहीं, या कोई कमी हो जल्दी से मुझे बताइए, तो वो कमी भी मैं टेक्नोलॉजी से कहकर सही करा लूँ। बस इसके अलावा कि ऐप लैपटॉप पे नहीं चल रहा, इसके अलावा आप लोग इस जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से, अगर वो अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो योर सजेशन इज़ मोस्ट वेलकम्ड, और उस पर हम बिल्कुल सुधारेंगे। आ रहा है सब। तो चलिए भाई, रेखा, अजीत, अंकित जल्दी से बताओ कि ऑल द 144 to 180 सब आ रहा है, बहुत बढ़िया। और थैंक्स सर, टाइम्स गवर्नमेंट जे कर्व इस टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी। सो ठीक है भाई, यस सर। तो एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली एंड वेरी फास्ट, ठीक है, कोई कमी नहीं है सर, थैंक यू सो मच। सामरेंद्र भाई, मज़ा आ गया ना सुनकर, क्यों भाई, सही है सब। सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, और कोई और कमी हो आप प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये सब हम लोगों ने सोचा विचार किया कि कैसे क्या बनाया जाए। हाँ सर, अच्छा है सर, एक दो वीडियो ऐप में डाउनलोड हो नहीं की भी फैसिलिटी दे, ताकि हमारे पास नेट ना हो तो भी हम पढ़ सकें, बट वो हम पेन ड्राइव में सेव नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा करिए। क्या मतलब? हम्म हम्म ऐसा होता है क्या? हाँ बेटा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो गौरव माहुर, फिजिक्स के जो अंकुर सर हैं, ही इज़ ऑल्सो द बेस्ट फैकल्टी। पीछे के वीडियोस में बफ होती है सर, आवाज़ कट कट के आती है। तो अगर रेखा कोई भी वीडियो में हो रही है तो आप मुझे वीडियो की डेट या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें, वो मैं टेक्नोलॉजी वालों को भेज दूंगा, वो दोबारा से उसे अपलोड कर देंगे, राइट। तो कमेंट हो सकता है क्या, पता नहीं। अजीत देख देख लो फुल स्क्रीन पर, मुझे लगता है कमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, फुल स्क्रीन पर नहीं हो पाएगा। सो चले दोस्तों, मैं समझ गया गौरव, ऐसा नहीं हो सकता, डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, फुल स्क्रीन पे कमेंट नहीं होगा। दोस्तों आज मिलते हैं, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप रॉकिंग गाइस, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ो। मेरा बस आप लोगों से यही गुजारिश है, जल्दी से सरकारी नौकरी प्राप्त करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, राइट। देखो, निशांत कुमार ने कहा सर बिहार फॉरेस्ट गार्ड में जितने सिलेबस पढ़ाया गया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, थैंक यू सो मच। और यस, स्क्रीनशॉट भी नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा, ऑल द थिंग्स आर वेरी गुड, राइट। बाकी अब आप लोग ओके सर, यस, खुश रहो बेटा गौरव शर्मा। मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप रॉकिंग गाइस।